नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं पर्यावरण की इस 10वीं क्लास में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, आप चाहे चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे डीएलएड कर रहे हैं, निशांत ज्ञान हर एक प्रशिक्षुओं के साथ लगातार खड़ा हुआ है। और हमारा उद्देश्य है कि शादी का सर्टिफिकेट आपका बीएड और डीएलएड की डिग्री नहीं बननी चाहिए। आप अगर बीएड और डीएलएड अपने माता पिता को सपना दिखाए हैं, नहीं मुझे शिक्षक बनना है, तो निशांत ज्ञान का उद्देश्य मात्र और मात्र यही है कि आप सभी लोग शिक्षक बनकर के अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आइए चलिए, पर्यावरण की इस 10वीं क्लास में एक दिन ऐसा आएगा, कुछ बच्चे ने कहा कि भैया आप इसे पूरा करवाइएगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इसे पूरा करने के लिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स होगा, आपके पास पर्यावरण की क्लासेज होंगी, हिंदी की लगभग पूरी क्लासेज होंगी, मनोविज्ञान पूरा होगा। आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बड़े भारी भरकम कोचिंगों में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बेहतर तरीके से 120 प्लस अंक अर्जित करेंगे। केवल आप भरोसा करिए निशांत ज्ञान पर और हमारे ऊपर। चलिए, पर्यावरण की इस क्लास में मैं आपके सामने सौरमंडल के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के टीईटी एग्जाम में सौरमंडल से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि भैया आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एक बार सिलेबस का आप डिस्कशन कर दीजिए। मित्रों, मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें मैं पर्यावरण को लेकर के पढ़ा रहा हूं, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में तो आएगा, लेकिन आपकी बातें मैंने माना, इसके लिए 1-2 दिन में एक सेशन मैं रख दूंगा पर्यावरण के सिलेबस पे डिस्कशन के लिए, ठीक है। और उसका क्लास में जो है सर्वप्रथम प्लेलिस्ट में सबसे पहले लगा दूंगा, ठीक है। मेरी गलती है, मैं मानता हूं कि मैंने सिलेबस डिस्कशन नहीं किया, आप लोग मुझे समझाए, इसके लिए आप सभी का सादर सुझाव आमंत्रित था, आप लोगों ने समझाया, मैं उसे मानता हूं, ठीक है। चलिए, सौरमंडल की बारे में बात करें मित्रों, सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल से कितने क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पहले पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आगे पूछने की संभावना है। मित्रों, सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार। जो सूर्य का परिवार होता है उसे ही हम सौरमंडल बोलते हैं। सूर्य का परिवार कौन कौन होगा? सूर्य के चारों ओर अंडाकार जो मार्ग होता है, उस मार्ग पर कौन परिक्रमा करते हैं? तो हमारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ग्रह की परिक्रमा उपग्रह करते हैं, क्षुद्र ग्रह, ये सभी जो होते हैं वह सूर्य की परिक्रमा ही ओवरऑल करते रहते हैं। अर्थात सूर्य के पूरे परिवार को, इन्हीं के सामूहिक रूप से पूरे परिवार को क्या कहेंगे? सौरमंडल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसका मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल में मित्रों ग्रहों की संख्या कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो वर्तमान के समय में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है। यूपी टेट का लेवल यही होता है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, 8 होता है। 2006 से पहले जो है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 9 होती थी, है ना। 2006 के पहले अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो आपके विद्यालय में भी 9 पढ़ाया जाता था, लेकिन 2006 में नवी जो ग्रह था उसका नाम था यम, जिसे हम इंग्लिश में प्लूटो बोलते हैं। उसे जो है बौना ग्रह की श्रेणी में शामिल करते हुए इसे जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और उस समय माना गया कि वर्तमान के 2006 के बाद माना गया कि अभी 8 ही ग्रह हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 2006 तक 9 था ग्रहों की संख्या। यम को जो है 2006 में, या प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इस वजह से वर्तमान के समय में 8 ही ग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। ग्रह जो होते हैं वो जो है सूर्य से दूरी के आधार पर दूरी के, यहां पे मैं लिख देता हूं, आप इसी तरीके से लिख लीजिए, मैंने यहां पे हेडिंग नहीं डाला। दूरी के आधार पर जो ग्रह होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं सूर्य यहां पर है, सूर्य के आगे जो है ग्रह होते हैं, ठीक है, इधर उधर ग्रह होते हैं, ग्रह उसी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो दूरी के आधार पर सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम बनाने के आधार पर। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है। हमें पता है कि आप सभी लोग इसे रटे होंगे, और अगर रटे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो केवल डीएलएड कर रहे हैं, जो केवल बीएड कर रहे हैं, उनसे आप बहुत आगे हैं। निश्चित रूप से आप डीएलएड बीएड जरूर पास होंगे, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन अगर आप इस समय जब सारे लोग डीएलएड के चक्कर में पड़े हुए, सारे लोग बीएड के चक्कर में पड़े हुए हैं, सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इस समय अगर आप यूपी टेट का थोड़ा बहुत भी सिलेबस कवर कर रहे होंगे, मुझे पता है कि आप बहुत आगे चले जाएंगे, और यही मैं चाहता हूं, है ना। पहले क्या होता है? बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति के बाद कौन होता है? शुक्र होता है ना। बृहस्पति के बाद नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। मैंने बृहस्पति के बाद शुक्र पढ़ दिया और मैं कंफ्यूजन में आ गया, बृहस्पति के बाद शुक्र तो नहीं होता है क्योंकि मैं दिन गिनने लगा ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण,
ये जो है 8 ग्रह होते हैं, ये सूर्य से दूरी के आधार पर होते हैं। अर्थात सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा, उसके बाद शनि आएगा, उसके बाद अरुण आएगा, उसके बाद वरुण आएगा। बहुत सारे बच्चे केवल यही याद किए हुए रहते हैं, और जब उनसे आकार के आधार पर क्रम पूछा जाता है तो उनके टाँटाएं फिस हो जाती है। इसी वजह से मैं दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर दोनों तरीके से आपको लिखा दे रहा हूं, आप इसे रट लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर आप ट्रिक बताइए, ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप केवल पढ़ाई करिए, अपने परिश्रम पर विश्वास करिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, हो गया काम खत्म। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वो कहलाते हैं ग्रह। और जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? जो उपग्रह होते हैं वो क्या होते हैं? वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? पूरे सौर मंडल, मतलब कि सौर मंडल ए है, सौर मंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, या सौर प्रणाली की पहले बात किसने किया था? तो कॉपरनिकस साहब ने किया था। ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ग्रहों के गति पर नियम किसने दिए थे, आप सभी लोग, मुझे पता है कि आप जब कक्षा किस में रहे होंगे, कक्षा 11वीं में, है ना। जब आप कक्षा 11वीं में रहे होंगे तो लास्ट चैप्टर फिजिक्स का था केपलर का नियम, केपलर के ग्रह संबंधी नियम, कक्षा 11वीं के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, है ना। मुझे पता है ये फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 में था। अगर आप यूपी बोर्ड से होंगे पार्ट 1 में ही था, हाँ पार्ट 1 में था। तो ग्रहों के गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर के ग्रहों के जो नियम आपको पढ़ाया गया वर्तमान में, मैं तो भूल गया हूं, आपको शायद पता होगा। तो ग्रहों के गति के नियम, वहां पे केपलर के गति के नियम भी पढ़ाए गए थे, और यहां से क्वेश्चन भी आया था। समझ लीजिए आप सभी चीजें पढ़े हुए हैं, यूपी टेट का सब चीज आपने पढ़ा है। केवल यहां पे आपको यूपी टेट को लेकर के बस एक स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें अब क्या करना है। हमें तो ग्रहों के गति का नियम, केपलर का नियम तो पढ़ना नहीं है, हमें केवल इतना पढ़ना है कि हम मास्टर बन जाएं, है ना। तो ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर साहब ने दिया था। आकार के आधार पर जो ग्रह होते हैं वो भी आकार के आधार पर बांटे जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं बृहस्पति। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। बृहस्पति के बाद मित्रों शनि आता है। क्या आता है? शनि। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण। बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटा पृथ्वी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है आकार के आधार पर कौन से नंबर का ग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है आकार के आधार पर 5वें नंबर का ग्रह है। आप नोट्स बना रहे तो लिखिए नोट, पृथ्वी जो है आकार के आधार पर 5वें नंबर का ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे कहा जाए तो बुध है। बुध पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। कैसे याद करेंगे? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। कुछ लोग कहेंगे यार याद नहीं होता है, तो भाई याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूं। आप अपने मन से ट्रिक बनाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ट्रिक पर विश्वास ही नहीं करता हूं। मुझे पता है कि अगर हम नोट्स बनाते हैं, 1-2 बार हम देखेंगे और परीक्षा के टाइम पे रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से याद होगा। और 4 ही ऑप्शन आता है यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कुछ तो लगाएंगे ही, निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, लेकिन आपको याद होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं। आप सभी लोग सारी चीजें आपने जान लिया कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह आकार के आधार पे और दूरी के आधार पे आपने जान लिया। ठीक, आइए चलिए एक एक की अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। जो सूर्य है वो परिवार का मुखिया है। सूर्य के चारों ओर ही लोग चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी है। सबसे पहली जानकारी, सूर्य क्या है? सबसे पहली जानकारी, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। यहां पे मैंने लिखा है, आपको इसी तरीके से लिखना है। नोट्स जो है शार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं मैं किताब तो पढ़ाता नहीं हूं आपको, मैं नोट्स अर्थात मैं आपको जो देता हूं कंटेंट बहुत नपी-तुली कंटेंट होता है ना। अगर मैं किताब की तरह पढ़ाने लगूंगा तो क्या मतलब रह जाएगा हमारे और किताब में। तो आपको बस वही चीजें ध्यान रखनी जो आपके सिलेबस, जो आपके परीक्षा में आते हो। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। 71% हाइड्रोजन सूर्य में पाया जाता है। उसके बाद हीलियम। हीलियम कितना पाया जाता है? 26.5%। 26.5% जो है हीलियम पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं प्रकाश का, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। आपसे एक क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सूर्य में ऊर्जा होती है, वह किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा प्राप्ति होती है सूर्य की। तो नाभिकीय संलयन ध्यान रखिएगा। और परमाणु में जो ऊर्जा होती है, परमाणु जो विस्फोटक होता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य से आपने क्या क्या देखा, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम। सूर्य एक तारा है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 8 मिनट 16 सेकेंड इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। जो आपकी पतली सी लूसेंट रही होगी, लूसेंट बोल रहे हैं, जो पतली सी कक्षा 5वीं 6वीं में आप 10 रुपये किताब खरीदे होंगे, उसमें याद आपने किया होगा 8 मिनट 21 सेकंड लगता है। लेकिन वर्तमान के समय में 8 मिनट 16 सेकंड माना गया है। तो आप 17 भी आता है तो भी लगाइए, इतना पास में नहीं पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा 8 मिनट 2 सेकंड, या तो पूछा जाएगा 8 मिनट 17 सेकंड। तो पास में नहीं पूछा जाएगा, 16, 15, 18, 17 इतना ही पूछा जाएगा, बहुत पास में नहीं पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 16 सेकंड सर्वमान्य माना गया है, एनसीईआरटी में यही दिया है, ठीक। चलिए बुध की बात करते हैं। सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। बुध के बारे में बात करें मित्रों, बुध और शुक्र एक दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह है ही नहीं। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है। आगे बात करते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहां पर देखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब बुध का कोई उपग्रह ही नहीं है, सबसे नजदीक है और सबसे छोटा है, ठीक। चलिए शुक्र की बात करते हैं मित्रों। शुक्र जो है सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। शुक्र और पृथ्वी से क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जो शुक्र होता है मित्रों, शुक्र आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जिस पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है, और बाकी सभी ग्रहों पर सूर्योदय पूरब की दिशा में होगा। लेकिन शुक्र और अरुण एक दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें जो सूर्योदय होता है पश्चिम की दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय जो है पश्चिम की दिशा में होता है। इसका टाइटल ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की बहन अर्थात आपकी मौसी कौन है, शुक्र है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, अभी मैंने बताया कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है बुध के साथ साथ, ठीक है। तो बुध शुक्र आपने पढ़ा, पृथ्वी मंगल, इसी तरीके से आप और 6 ग्रह है देख लीजिए। आगे अब हम बात करते हैं मित्रों पृथ्वी के बारे में। देखिए जो पृथ्वी है, जो फैक्चुअल जानकारी है, जो आपके लिए जानकारी आवश्यक होती है, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, बस उतनी ही जानकारी आपको चाहिए जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो। बुक तो सबके पास है, बुक आप सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बुक नहीं, आप अगर शिक्षक से पढ़ रहे हैं तो आप उसी तरीके से पढ़ना प्रयास करिए। देखिए जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी को हम जीवन का ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम जीवन का ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि पूरे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह यही है जहां पे जीवन पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, इसे हम नीला ग्रह बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी में जो है सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है ना। पृथ्वी पर स्थल से ज्यादा स्थल से ज्यादा जल पाया जाता है। आपको मैंने स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में बताया कि 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, 29% स्थल पाया जाता है। तो अर्थात ऊपर से जब आप सौरमंडल में देखेंगे तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा। इस तरीके से इसे नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा। अभी आपने जाना कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी है, बस इसका परिक्रमा क्या होता है मित्रों। परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में लोगों को अंतर मतलब की दिक्कत होती है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये जो परिक्रमा होती है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, ठीक है। जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा जो है, कहां गया, देख कहाँ चला गया, है ये वाह मिलिए मित्रों। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन 6 घंटे में। आप सभी लोग जानिएगा लीप वर्ष कैसे होता है। पृथ्वी एक साल में पूरा परिक्रमा कितने दिन में पूरा कर रही है सूर्य की, 365 दिन 6 घंटे में। इसी तरीके से 6 घंटे इंक्रीज होकर के 4 साल में एक दिन का निर्माण कर देते हैं। 6 घंटे जब इंक्रीज होंगे तो 4 साल में 6 चौका 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है हर चौथे साल लीप ईयर आता है, ठीक है। लीप वर्ष में जो है फरवरी को हम 29 दिन का कर देते हैं। अब हम कैलेंडर पढ़ा नहीं रहे हैं कि हम लीप वर्ष के बारे में जानकारी दें, बस इतना जानिएगा 6 घंटे इंक्रीज होता है, इस वजह से जो है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है हर चौथे वर्ष। तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। मित्रों जो पृथ्वी होती है, एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह लीजिएगा, यह जो है अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होती है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई होती है, तो 23.5 अंश झुकी हुई होती है। आपसे ऑप्शन में 66.5 दिया रहेगा, 42.5 दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा 23.5 अंश पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं मित्रों मंगल की। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। मंगल की बात करते हैं। यह आकार के आधार पे करें, दूरी के आधार पे कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, इसे हम लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल को अंग्रेजी में मार्स भी बोलते हैं, तो हम अंग्रेजी इस वजह से नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे क्या हैं, ग्रामीण हैं और वो जो है हिंदी ही सीखना चाहते हैं, इस वजह से मैं इंग्लिश का बहुत ही कम प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो मंगल को हम मार्स बोलते हैं। इसे लाल ग्रह बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल होता है, इसकी जो मिट्टी होती है वो लाल होती है। क्यों होती है लाल? आयरन ऑक्साइड के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। इसे लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से यह लाल होता है। ठीक है मित्रों, मंगल के दो उपग्रह जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं, दो उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। 2000 जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था 2021 में, हाँ 2021 वाला जो बीएड का एंट्रेंस था उसमें पूछा गया था डीमोस किसका उपग्रह है? तो डीमोस जो है मंगल का उपग्रह है। ठीक है, इसे जो है डीमोस के बारे में एक फैक्चुअल जानकारी लिखिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, ध्यान रखिएगा। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह? मंगल के। लेकिन एक फैक्चुअल जानकारी यह भी है कि डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, चलिए मित्रों, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, निक्स ओलंपिया। मित्रों, मंगल ग्रह पर ही निक्स ओलंपिया पर्वत है। निक्स ओलंपिया क्या है? एक पर्वत है। क्या है? पर्वत है। इसकी मानी जाती है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपके हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान के समय में कहीं कहीं पर 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई लिख दी गई है, और है वर्तमान में 8,850 मीटर ही माना जा रहा है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, है ना। तो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है कौन? निक्स ओलंपिया। और कहां पर है? मंगल पर है। मंगल के बारे में 3-4 चीजें हैं। इसे लाल ग्रह बोलते हैं। फोबोस डीमोस इसके उपग्रह है। डीमोस पृथ्वी का पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है। और जो निक्स ओलंपिया पर्वत है कहां पर है? मंगल ग्रह पर है, बस। और लाल किसकी वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों बृहस्पति। बृहस्पति जो है आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों बृहस्पति का प्रमुख उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का प्रमुख उपग्रह जो है ज्ञानीमीड है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक उपग्रह, ठीक है, अर्थात एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है लेकिन ये बहुत पुरानी जानकारी है। अभी वर्तमान के समय में अगर बात करें तो शनि का सर्वाधिक उपग्रह है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी करेक्शन नहीं हुआ है, अभी भी बृहस्पति को ही सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बताते हैं, तो मैं इस वजह से यहाँ पे लिखा हूं। लेकिन वर्तमान के समय में जो गूगल के विकिपीडिया में है, शनि के पास 82 उपग्रह हो गए हैं और इसके पास 79 ही उपग्रह है, अर्थात उपग्रहों की खोज हो रही है लेकिन उनके नाम नहीं दिए गए हैं, कई सारी जानकारियां नहीं उसके से मिल पा रही हैं। इस वजह से अभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ग्रह का उपग्रह सर्वाधिक है, तो बृहस्पति का उपग्रह सर्वाधिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसमें जो है उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। इसके जो प्रमुख उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड जो है इसका प्रमुख उपग्रह है। ठीक है, ज्ञानीमीड, ध्यान रखिएगा ज्ञानीमीड इसका प्रमुख उपग्रह है। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं इसके पास सर्वाधिक उपग्रह, यह भी आपने देख लिया। ज्ञानीमीड सबसे प्रमुख उपग्रह है बृहस्पति का, लेकिन आपने देखा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। लेकिन आपसे कहा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानीमीड, है ना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, अर्थात ये चीजें मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो नोट बना करके लिखिएगा, है ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड है। और ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, इतनी जानकारी आपने लिया। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है, सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड किसका है? बृहस्पति का है। डीमोस किसका है? मंगल का है। निक्स ओलंपिया मंगल पे। आगे बात करते हैं मित्रों शनि के बारे में। अभी आपने देखा शनि बृहस्पति के बाद माना जाता है कि शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि। ठीक है, आकार की बात करें तो बृहस्पति के बाद ही इसका स्थान आता है, बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है आकार के बाद, है ना। आकार में बृहस्पति के बाद ही आता है। उसके बाद बात करें इसका जो प्रमुख उपग्रह है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत मुझे पता है कि आप अगर युवा शक्ति में आप सभी लोग हैं तो टाइटैनिक आपने जरूर देखा होगा ना। तो टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ठीक है,
अर्थात अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपने जो मतलब कि उपग्रह सौर मंडल वाला जो चित्र देखा होगा, है ना, उस चित्र में जो शनि होता है, शनि के इर्द गिर्द वलय ज़्यादा बनाए जाते हैं, वलय, है ना। तो शनि का जो चित्र बनता है उसके इर्द गिर्द वलय होते हैं, चित्र में नहीं, वास्तव में उसके इर्द गिर्द में वलय है ना। इसलिए इस ग्रह को वलय ग्रह भी बोला जाता है। अभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वलय ग्रह भी शनि को बोला जाता है क्योंकि इसके इर्द गिर्द वलय पाए जाते हैं। इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है और आकार में बृहस्पति के बाद आता है। उपग्रहों की संख्या में भी बृहस्पति के बाद यह स्थान रखता है, ठीक है। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों 7वें की, अरुण। अरुण क्या है भैया? 7वां है। अब ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार अरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी तक अरुण ही याद किया है। इसे जो है लेटा ग्रह बोलते हैं। अरुण भैया लेटा, है ना, अरुण को क्या कहते हैं? लेटा ग्रह बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस ग्रह पर जो है CH4 पाया जाता है। CH4 का मतलब मीथेन पाया जाता है, ठीक है। CH4 कहाँ पाया जाता है? अरुण पे पाया जाता है। इसे हम मीथेन बोलते हैं। पशुओं की जुगाली करने पर कौन सा गैस निकलता है? मीथेन होता है। दलदली स्थानों पर कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन होता है। मीथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। ये सभी चीजें मैंने पहले की क्लासों में आपको बताया है, ठीक है। वरुण की बात करें मित्रों, जो वरुण होता है सबसे लास्ट वाला ग्रह होता है। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है? वरुण भैया, है ना। अरुण भैया सबसे बड़े, अरुण भैया बड़कवा है, वरुण भैया छोटे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वरुण भैया कैसे हैं? वरुण भैया हरे रंग के हैं। सबसे बड़ी बात जो है हरे रंग के। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। लेकिन हरा ग्रह कौन सा है? वरुण है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन क्वेश्चन तो आया नहीं अभी तक, लेकिन आपको फैक्चुअल जानकारी ध्यान नहीं। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इतनी चीजें आपको बताई, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जानकारी और लिखी है। अंतरिक्ष में कुल तारा मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा 89 होती है अंतरिक्ष में कुल तारा मंडलों की संख्या, ठीक है। एक जानकारी जिसके लिए पूरी की पूरी एक क्लास में तैयार कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बहुत ही सीमित मात्रा में बता दिया जाए और आप एकदम अच्छे से, मतलब कि आपको एकदम याद हो जाए यार, कभी भूले ही ना। जो आप जानते हैं उपसौर और अपसौर। मित्रों उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए मैं अपने प्रयास में कितना सफल होता हूं, अपने मुख से नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा उपसौर और अपसौर बताने में कितना सफल हुआ। चलिए मित्रों, जो उपसौर होता है, आप सभी लोग जानते हैं जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ग्रह की बात छोड़िए, जो पृथ्वी होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या होता है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी जिस दिन, उप का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, एक होता है उप, एक होता है अप। एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। उप का मतलब होता है भैया, अप मतलब बड़ा, अप मतलब बड़ा, अप मतलब बड़ा, उप मतलब छोटा, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा। उप मतलब क्या होता है? जैसे कहा नहीं जाता है भैया आप क्या हैं? हम फलाने स्कूल के उप प्रधानाचार्य बन गए हैं, मेहनत करेंगे ताकि प्रधानाचार्य भी बनेंगे, है ना। तो जो उप होता है उसे हम असिस्टेंट बोलते हैं। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा का मतलब क्या है? सर्वाधिक नजदीक। जो पृथ्वी का एक ऐसा दिन आता है, पृथ्वी की चक्कर लगाती रहती है सूर्य की, आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती। उप का मतलब छोटा, छोटा का मतलब नजदीक, छोटा का मतलब मैंने क्या कहा? नजदीक, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है। यहां पर मैंने लिखा जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, उस घटना को हम उपसौर कहते हैं। आप लिखिएगा उपसौर किसे कहते हैं? जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है उस दिन को हम उपसौर बोलते हैं, ठीक है, या उस घटना को उपसौर घटना कहते हैं, जो भी आप लिख लीजिएगा। तो उपसौर कब होता है ना? उपसौर कब होता है भैया? उपसौर जो है 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को जो है उपसौर होता है। अर्थात अच्छा एक चीज बताइए, ठंडी में 3 जनवरी को क्या पड़ेगा? ठंडी। 3 जनवरी 4 जुलाई सबको याद रहता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको कोरिलेट करके मस्तिष्क में याद करने के लिए बता रहा हूं। 3 जनवरी को क्या पड़ेगा भैया? ठंडी। और ठंडी में क्या होता है? ठंडी में यार दिन इतना छोटा होता है, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, दिन इतना छोटा होता है। 8 बजे तो लोग उठकर सोकर उठते हैं और 4 बजे शाम हो जाता है ना। तो दिन बहुत छोटा होता है। दिन छोटा होने का मतलब क्या है? दिन छोटा होने का मतलब यही है, हम तो जिस स्थान पे रहते हैं वहीं दक्षिण की तरफ सूर्य उगता है ना, और तुरंत ही से यहां उगता है, इसे टप्पी मार के तुरंत गुम, है ना। इस तरीके से क्या होता है आप समझिए कि सूर्य कितना नजदीक है,
सूर्य बहुत ही ज्यादा पृथ्वी के नजदीक होता है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठंडियों में दिन सबसे पहले डूब जाता है, अर्थात जो दिन होता है ठंडियों का छोटा होता है। ठंडियों का दिन कैसा होता है? छोटा होता है। और ठंडी कब पड़ेगी? जनवरी में पड़ेगी। जनवरी में कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी 4 जुलाई आपको याद करना है, 3 जनवरी। और 3 जनवरी में सूर्य बहुत ही जल्दी डूब जाता है, अर्थात जो सूर्य होता है पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है। सूर्य पृथ्वी के नजदीक नहीं होता है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, लेकिन आपको बताने के लिए कि सूर्य पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होती है, तभी तो फटाक से डूब जाता है। इसलिए 3 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उपसौर मनाते हैं। समझ में आया ना? सर्वाधिक नजदीक की घटना उपसौर कहते हैं, और उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। बवाल खत्म। अपसौर की बात करें मित्रों, अप का मतलब बड़ा, और बड़ा का मतलब भैया दूर। बड़ा का मतलब मैंने क्या बताया? दूर। बड़ा का मतलब दूर। और सर्वाधिक जो दूर की घटना होती है, पृथ्वी जब सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है, उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को अपसौर बोलते हैं। और अपसौर की घटना कब होती है मित्रों? 4 जुलाई को होती है। आप सभी लोग जानते हैं 4 जुलाई, जुलाई का महीना क्या होता है? जुलाई में गर्मी पड़ती है, और गर्मी में दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, इसमें जो है उत्तर और पूर्व की कोना में सूर्य निकलता है, और वहां से सूर्य ऐसे काफी दूर तक, यार 7 बज जाता है, शाम नहीं होता है ना? 7 बजे तक शाम नहीं होता है, बहुत दूर यात्रा करके मतलब सूर्य अस्त होता है। इतना तो आप जानते हैं ना। तो अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। क्यों? क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। समझ गए ना? चलिए, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो इधर उधर करके देखिएगा, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठंडी में सूर्य नजदीक होता है, जल्दी दिन डूब जाता है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। जुलाई में सूर्य बहुत देर में डूबता है ना? 4 जुलाई को अपसौर होता है, क्योंकि दिन जो है बड़ा होता है, ठंडी में दिन छोटा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें, पूरे सौरमंडल को मैंने बेहतर तरीके से यूपी टेट को टारगेट करते हुए पढ़ाने का प्रयास किया। सारी चीजें मैंने कवर किया, उपसौर अपसौर को कवर किया, उपग्रहों को कवर किया, ग्रह को कवर किया, और जितनी जानकारी हो सकती थी एक क्लासेज में देने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से हुआ। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अभी वर्तमान के समय में चाहे आप निशांत ज्ञान की इस वीडियोज को तवज्जो दें या ना दें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप इसी वीडियो को खोजेंगे, जरूर खोजेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। शिक्षक बनने के लिए आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, निशांत ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो भगवान आप सभी के सपने को साकार करें, और आप बेहतर को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करिए। हमारा एक ही कथन है, हम एक ही बात बोलते हैं कि हमारी प्रतियोगिता किसी से नहीं है, हमारी प्रतियोगिता अपने आप से है। आज हम जिस स्थान पे हैं, इस स्थान को छोड़ना चाहते हैं, अर्थात हम अपने आप को, अपने कल को, अपने आज से बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। और यही मैं आपको भी सलाह देता हूं, लगातार आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए, अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने की लड़ाई आप लड़िए। आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं, कोई आपके टक्कर का है ही नहीं। आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आप सिंगल पीस इस धरती पर पैदा हुए हैं, है ना? आप सिंगल पीस हैं, तो आपकी प्रतियोगिता किसी से नहीं है। आप अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, बेहतर को और बेहतर बनाने का लगातार प्रयास जारी रखिए, है ना? माता पिता के सपनों को साकार करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।